बहुत बहुत स्वागत है उत्सव क्लासेस में साथियों। एमपी टेट, सी टेट या किसी अन्य राज्य की टेट हो, मिक्स क्वेश्चन मॉक टेस्ट नंबर 5 है, जिसमें 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। टोटल 30 क्वेश्चन है। आप रोजाना अटेंड करिए ताकि हर टॉपिक को आप कवर कर लेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपने पिछली कक्षाओं में थ्योरी नहीं पढ़ी तो आप क्वेश्चन के थ्रू ही बात को समझ सकें। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण बात, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तब बेल आइकन को हिट करें ताकि नोटिफिकेशन अगले वीडियो को आपको मिलता रहे। ठीक है, इसी के साथ शेयर ज़रूर करें हर जगह, हर दोस्त को, हर सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि सभी के पास ये मॉक टेस्ट पहुंच सके और वो सभी लोग फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सके। मॉक इधर लॉकडाउन लगा हुआ है, जो है ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, इसलिए आप फ्री क्लासेस का मजा लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? समायोजन का मतलब होता है तालमेल। वातावरण के साथ हो, किसी परिस्थिति से, परिवार से, स्कूल से तालमेल बैठाना ही समायोजन है। औसत बुद्धि के बच्चे तालमेल बिठा लेते हैं। ग्रामीण बच्चे, ये कोई ऐसा नहीं है कि ग्रामीण और शहरी बच्चे हैं तो उनमें समायोजन अलग अलग प्रकार से होगा, नहीं, ये केवल पूर्वाग्रह है। अध्ययनशील बच्चे, तो अध्ययनशील बच्चे को भी समायोजन में कोई समस्या नहीं आती, लेकिन जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं उनको किस किस प्रकार से समायोजन में समस्या आती है। जैसे कुशाग्र बुद्धि यानी वो उच्च बुद्धि बुद्धि स्तर के बच्चे होते हैं, यानी कि उनका बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों से अधिक होता है, तो वे बच्चे उन बच्चों के साथ तालमेल नहीं बिठाते हैं। ठीक है, शिक्षक द्वारा कही गई बातों को वह लोग, हो सकता है वे बच्चे अवॉइड करते हों, अस्वीकार करते हों, शिक्षक की बात नहीं मानते हों, तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ, ठीक है, कि उन बच्चों को शिक्षक समझा सकता है या फिर अलग शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि हो सकता है खेल विधि से वो बच्चे सीखना चाहते हो, ठीक है, तो खेल विधि से उनको समझाया जा सकता है। कुशाग्र बुद्धि के बच्चे जो हैं साथियों, वे क्लास में अलग ही होते हैं, अन्य बच्चों को परेशान भी कर सकते हैं, ज़्यादा मस्ती भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वह, उनका मानसिक स्तर, उनकी रुचि कम है। उनकी रुचि पैदा किस प्रकार से शिक्षक कर सकता है? खेल के माध्यम से कर सकता है। तो ऐसे बच्चे को ही समायोजन में समस्या होती है। इसके अलावा जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, जिनकी बौद्धिक स्तर आईक्यू कम है, ठीक है, वे लोग भी, वे छात्र भी समायोजन नहीं कर पाते, उनको भी समस्या आती है। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि और मंद बुद्धि दोनों ही बालकों को समायोजन में समस्या होती है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों किन चरणों को अनुसरण करते हैं? आज्ञापालन और दंड उन्मूलीकरण। आज्ञापालन, शिक्षक, बच्चे जो हैं प्राथमिक लेवल पर शिक्षक की बात अधिक मानते हैं, ठीक है, वह शिक्षक पे अपने घर वाले माता पिता से भी ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हैं। दंड उन्मूलीकरण मतलब दंड को कम, यानी वो नहीं चाहते कि हमें दंड दिया जाए। व्यक्तिकता और विनिमय, ठीक है, उनका व्यक्तित्व विकास होने लग जाता है और विनिमय होने लग जाता है। व्यक्तिकता और विनिमय यानी विचारों का। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही है। कोलबर्ग के अनुसार जो है, प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे इन चरणों का अनुसरण करते हैं। अनुवांशिकता से क्या तात्पर्य है? ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु से, गुणसूत्र जीन से, या सूत्रीय विभाजन, या डीएनए और आरएनए से। तो साथियों, गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी समाहित होना ही आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है जीन्स के माध्यम से और गुणसूत्र गुणसूत्र तथा जीन्स के माध्यम से अन्य पीढ़ियों में जो है ये समाहित होते हैं। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? खाली प्लेटो प्लेटो के रूप में। ठीक है, थोड़ा डाउट, बिल्कुल डाउट है। छोटे वयस्कों के रूप में, वयस्क नहीं समझा जाता, छोटे बच्चों को छोटा ही समझा जाए, उनका बौद्धिक स्तर जो है वही समझा जाए जितनी उसकी एज है। समाज में गलती ये हो जाती है कि छोटे बच्चे को वयस्कों के समान समझा जाता है, सोचा जाता है कि ये भी उनके तरह सोचे, इसलिए उनको बार बार डांटा जाता है और उनका मानसिक स्तर प्रभावित होता है। निष्क्रिय अनुकारों के रूप में बिल्कुल नहीं, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाना चाहिए प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को। यानी अन्वेषक, यानी वो अलग अलग प्रकार की खोज, क्रिएटिविटी करते हैं, नए नए कुछ करने का प्रयास करते हैं, कुछ कार्य करने का प्रयास करते हैं, तो उनको बढ़ावा देना चाहिए। प्रश्न है, कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? मतलब सीखने को, अधिगम का मतलब होता है सीखना और अंग्रेजी में इसे लर्निंग कहा जाता है। हाथ जोड़कर अध्यापक का अनुवादन करना, स्वादिष्ट भोजन करने मुंह में ला आना, चलना भागना बैठना, ये मूल प्रवृत्ति होती है। स्वादिष्ट भोजन, चलना बैठना भागना। तो हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ये सीखी गई प्रक्रिया है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न है, शिक्षा में विकास को लेकर फ्रेडरिक फ्रोवेल का मुख्य योगदान है? ठीक है, वाणिज्यिक शिक्षालय में, बालवाड़ी में, या पब्लिक स्कूल में?
ठीक है, आपने साथियों किंडरगार्टन का नाम सुना होगा, किंडरगार्टन। ठीक है, किंडरगार्टन का सीधा सा मतलब बालवाड़ी ही होता है। तो ये बालवाड़ी शिक्षा पर जोर किसने दिया? फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दिया। बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन आपका पर्यावरण से देखने को आपको मिल रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर को 72 को, 95 को या 1981 को हुई थी। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ था। उत्तराखंड के चमोली गांव का नाम आपने सुना होगा, वहां से। ठीक है, और इसके प्रवर्तक है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रवर्तक हैं। और यह पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की गई थी। ठीक है, वहीं से इसका जो मुख्य रूप से पेड़ों की रक्षा से संबंधित इसका है। और यह कब चालू हुआ? तो 72 में, सन 1972 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। और चिपको आंदोलन के तर्ज पर ही एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नाम है अपिको। अपिको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये भी आप याद रखिए कि ये आंदोलन शुरू हुआ था कर्नाटक में। ये क्वेश्चन बनता है, कर्नाटक में शुरू हुआ था और 1988 में अपिको आंदोलन शुरू हुआ। और पांडुरंग हेगड़े इसके प्रवर्तक थे। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पांडुरंग हेगड़े। अब आप मुख्य रूप से नोटबुक की लेख पे भी बैठ सकते हैं और मुख्य बातों को आप नोट करते जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? पड़ोसियों से सीखना, स्कूल से सीखना, शुरुआत में परिवार व मित्रों से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना। ठीक है, प्राथमिक यानी प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन क्या है? यानी जो बच्चा शुरू में अपने परिवार, मित्रों से, परिवेश से जो सीखता है वही शुरुआत में प्राथमिक सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण का मतलब होता है कि समाज के साथ उसका तालमेल होना, घुल मिलना। ठीक है, तो ये शुरुआत परिवार से होती है और मित्रों से होती है। प्रश्न है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तराखंड के पश्चिम में या पश्चिम बंगाल के पूर्व में, ओडिशा के उत्तर में। ठीक है, मैप से भी क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि जो आपका पर्यावरण वाला सब्जेक्ट है यहाँ पे जीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। अर्थव्यवस्था से बन सकते हैं, राजनीति से बन सकते हैं, भूगोल से बन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही होगा। ओडिशा के उत्तर में, ये ओडिशा है और इसके उत्तर में झारखंड है। ताजमहल के पीले होने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर? देखिए, ताजमहल के आसपास वाहन नहीं चलने दिए जाते। उसका वही कारण है कि सल्फर डाइऑक्साइड, मोनो डाइऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये जो हैं ये वायुमंडल के साथ घुल जाते हैं और जब बारिश होती है तो बूंदों के साथ नीचे गिरते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। जिसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है, इसी के कारण से ताजमहल का रंग पीला होता है। तो मुख्य रूप से पूछा गया है कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए सबसे प्रभावी कारक होता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका। कौन सी? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस पूछी गई है, वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, इथेन या फिर एथेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है साथियों, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है CO2। ठीक है, और ये वातावरण में इन गैसों की अपेक्षा सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षण द्वारा दिए गए कार्य को समय में प्रस्तुत नहीं करता। ठीक है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या किया जाए? जब वो होमवर्क नहीं कर रहा है तो क्या वजह है, क्यों नहीं कर रहा? प्रधानाध्यापक की जानकारी लाना। क्या जानकारी लाने मात्र से अधिगम होता है? नहीं, अधिगम कब होता है? जब तत्परता हो, यानी सीखने के लिए जब बालक तैयार होता है तभी अधिगम हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए कक्षा कक्ष में खेल करवाए जाते हैं, प्रस्तावना की जाती है। ठीक है, पाठ्य योजना प्रस्तुत करने के प्रथम चरण क्या होता है? प्रस्तावना करना, यानी माहौल क्रिएट करना। ठीक है, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना है। क्या ये है उपयुक्त? अब उपयुक्त हो गया है तो उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानना और उसे सही मार्गदर्शन देना, ये सही हो सकता है। उसकी अनियमितता को लिख कर जानकारी माता पिता को देना, लिख कर माता पिता को देना, क्या यही प्रभावी होगा? ठीक है, नहीं होगा साथियों। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उसकी अनियमितता के कारणों को जानना सबसे पहले, तभी हम बीमारी का कारण जानेंगे, तभी तो उसे सही कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी बहुत सारी पारिवारिक समस्या हो सकती है। हो सकता है उसके माता पिता घर पे नहीं है, उसको घर पे कोई जिसका छोटा बालक है उसको रख रहा है, वो उसको रखता है, वो दिन में काम करने जाते हैं, ये भी कारण हो सकता है। ये सामाजिक कारण हो गया। तो ये कारण को जान के माता पिता को उनके बाद हमें मिलना होगा। डायरेक्ट हम माता पिता से नहीं मिल सकते। डायरेक्ट माता पिता से पूछे जाए कि वो क्यों नहीं आ रहा है तो फिर वो बोल देंगे हम भेज देंगे, लेकिन वो ये नहीं बोलेंगे कि हम काम करने जाते हैं और वह जो है घर पे रहता है।
इसलिए सबसे पहले कारण जानो फिर निवारण करो। कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है? सारंगदेव, महावीर, बोधायन या ब्रह्मगुप्त भी भारतीय हैं। बोधायन भारतीय और महावीर भी, ये तीनों गणितज्ञ भारतीय हैं, इंडियन हैं, लेकिन सारंगदेव इंडियन नहीं है। गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? लोक, प्लेटो या होगबेन? या होगबेन है, होगबेन या फिर डोल्टन ने। तो गणित सभ्यता का दर्पण है, यह होगबेन ने कहा है। यह आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ट्रिक से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि होगबेन में शब्द आया बेन, ठीक है, वेन शब्द आया। अब आप किसी प्रकार से वेन शब्द को वेन कर लीजिए। वेन में 4 व्हीलर होते हैं, 4 टायर होते हैं, ठीक है। प्राचीन समय में 2 व्हीलर चलती थी, जैसे घोड़ा गाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी चलती थी। तो उसका वर्तमान परिवर्तित स्वरूप क्या हो गया? 4 व्हीलर हो गया। तो ये क्या हो गया? ये सभ्यता है, और सभ्यता का यहाँ तक आना, ठीक है, ये दर्पण प्रस्तुत हो रहा है, सभ्यता का दर्पण प्रस्तुत हो रहा है। इसी प्रकार से आप याद कर सकते हैं, आप भी खुद भी ट्रिक बना के रिलेट कर सकते हैं, ताकि हमें रटना नहीं पड़े। इकाई योजना किसने प्रतिपादित की? स्किनर, हर्बर्ट, जॉन डीवी या विलियम किलपैट्रिक? देखिए, हर्बर्ट की पंचपदी का नाम सुना होगा आपने। पंचपदी यानी हर्बर्ट ने जो पाठ योजना की जो विधि दी है, पाठ योजना बनाने की जो विधि दी है, ठीक है, इकाई विधि दी है इन्होंने, तो वह उसमें इन्होंने 5 पद दिए हैं, और ये इनकी विधि है इकाई विधि, ठीक है। तो किसके द्वारा दी गई इकाई विधि? तो यह योजना पर दी गई है हर्बर्ट द्वारा। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, विशिष्टीकरण से, मूर्त से अमूर्त की ओर, या व्यापीकरण से? ठीक है, गोलाई की अवधारणा बच्चों को देनी है, तो सबसे पहले अमूर्त रूप से नहीं सीख सकेगा। अगर बच्चे ने कोई गोला नहीं देखा, हम कहेंगे कि गोला होता है, और हम गोले के बारे में पढ़ेंगे, गोला ऐसा होता है, चंद्र गोला गोल होता है, बच्चे को हम रिलेट करेंगे। सबसे पहले गोला की अवधारणा बच्चे को समझाना है कि लंबाई चौड़ाई क्या है, ठीक है, इसकी परिधि क्या है, कहने का मतलब। तो सबसे पहले उसको गेंद दिखाई जाए, फुटबॉल दिखाया जाए, ठीक है, उसके बाद उसको गोलाई की अवधारणा बताई जाए, यानी कि ये मूर्त बात हो गई, फुटबॉल दिखाना, गेंद दिखाना मूर्त हो गई। और फिर उनको बताना कि गोल, चंद्र गोल होता है, रोटी गोल होती है, तो उस समय वे मूर्त रूप में नहीं होते वहाँ पे, तो ये अमूर्त हो गया। तो फिर मूर्त से अमूर्त की अवधारणा उनको समझ में आ गई है, मतलब कि बी वाला ऑप्शन आपका सही। चलिए, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला रोमन अंक भ्रमित हो जाते हैं। ये कोई ठोस इसका सबूत नहीं है। रोमन अंक स्थानीय मान, ये याद रखिए आप, रोमन अंकों में स्थानीय मान नहीं होता है, नियोजन नहीं कर सकते उनका, अंकों का उपयोग करके गणना करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और ऑप्शन क्यों नहीं बढ़ते हैं? दूसरा ऑप्शन आपका सही हो रहा है कि रोमन अंक स्थानीय मान नहीं होता है, जिनको नियोजन नहीं करते, ठीक है, इन अंकों का उपयोग हम करके गणना नहीं कर सकते, मुश्किल होता। इसीलिए रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों की जैसी संख्या के साथ नहीं होता है। गणित सीखने के संबंध में कथन सत्य है, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता नहीं, ठीक है। अगर पढ़ाने सिखाने की विधि अगर बिल्कुल सरल है, तो कोई भी कठिन चीज कठिन नहीं होती है, सभी सरल ही होती हैं, बस समझाने की अवधारणा अच्छी होनी चाहिए। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, बिल्कुल भी नहीं है। आमतौर पर लड़कियां गणित कमज़ोर होती हैं, ये पूर्व अवधारणा है, मतलब पूर्वाग्रह पाल लिया गया है कि लड़कियां नहीं सीख सकती, लड़के सीख सकते हैं, पूरी तरह से गलत है। हर कोई गणित सीख सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, हर कोई गणित सीख सकता है। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्वागत, सुवा, स्वमेव या स्वाद में? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सु प्लस आगत होता है, सु प्लस आगत होता है, स्वागत का विच्छेद, तो यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग, सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सही उत्तर होगा ए वाला, स्वागत। वृहत का विलोम होगा, वृहत यानी बड़ा होता है, ठीक है, लघु, वक्र या फिर वीर, ठीक है। तो वृहत यानी बड़ा, जैसे कि वृहत, वृहत व्यापार होता है, ठीक है, वृहत क्षेत्र, जैसे कि वृहत कहा जाता है, जैसे वृहत व्यापार हो गया, बहुत बड़ा, जैसे वृहत क्षेत्र हो गया, तो ये वृहत यानी मतलब होता है सबसे बहुत बड़ा, तो इसका उल्टा होता लघु। अब आप ये ध्यान में रखिए, 15 नंबर की व्याकरण पूछी जाती है, 15 नंबर का शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है, जो कि आपका इसका सिलेबस जो है वह हिंदी में, और दूसरी भाषा अगर आप संस्कृत ले तो संस्कृत में, और दूसरी भाषा अंग्रेजी ले तो अंग्रेजी में, तीनों सब्जेक्ट में सेम ही शिक्षा शास्त्र हैं, ठीक है, कहीं से भी आप पढ़िए, अच्छे से पढ़ लीजिए, तो तीनों सब्जेक्ट में काम देंगे। चलिए, हिंदी की जो व्याकरण पूछी जाएगी साथियों, गद्यांश पद्यांश में से पूछी जाएगी,
तो उसी में से कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। सामान्य रूप से संधि, समास, उपसर्ग, ठीक है, विलोम और इनका ज्ञान हमें होना चाहिए। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? भग्न, खंडित, खंडिताकार या फिर भग्नावशेष। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा कि टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ जो मलबा होता है उसे भग्नावशेष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रसास्वादन विधि किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है? यानी वह विधि जिसमें आनंद की प्राप्ति हो, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च या ये सभी। अब रसास्वादन विधि क्या होती है साथियों? कक्षा के दौरान विषय का अध्ययन हो गया, अंत में छुट्टी होने वाली है, या फिर सुबह प्रार्थना के दौरान किसी भी समय कविता, ठीक है, नाटक, कहानी, इनके माध्यम से बच्चों को आनंद की प्राप्ति करवाना। ठीक है, यानी रसास्वादन विधि वह कहलाती है जिसमें बच्चों को आनंद आए। तो ये प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च सभी कक्षाओं के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल प्राथमिक वाले ही करेंगे। टी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। निगमन विधि है, निगमन विधि में क्या होता है? मनोवैज्ञानिक विधि, अमनोवैज्ञानिक, या कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते क्या? तो निगमन विधि प्यारे साथियों, इसमें क्या होता है? सबसे पहले नियम प्रस्तुत होते हैं, उसके बाद उदाहरण होते हैं। आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण फिर नियम प्रस्तुत होते हैं। यानी कि निगमन विधि में कठिन से सरलता की ओर जाया जाता है और आगमन विधि में सरलता से कठिनता की ओर। यानी कि जिस विधि में कठिनता से सरलता की ओर जाया जाए वह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं होती, वह अमनोवैज्ञानिक विधि। निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है और आगमन विधि जो होती है वह मनोवैज्ञानिक विधि होती है। याद रखिए कि वह विधि जिसमें बच्चा स्वयं चिंतन करे, क्रिएटिविटी रहे, वही मनोवैज्ञानिक विधि होती है। प्रश्न है, मौन वाचन का मूल्यांकन किन परीक्षाओं हेतु उपयोगी है? पूर्ति परीक्षा, सत्यापन परीक्षा, बहुविकल्पी परीक्षा, या फिर उक्त तीनों। बहुविकल्पी वैकल्पिक परीक्षा होती है जिसमें मौन वाचन ही होता है। जैसे कि मैं बहुविकल्प कर रहा हूँ तो मैं कोई बोल के नहीं करूँगा, मौन वाचन के रूप में करूँगा। सत्यापन, जैसे किसी फॉर्म को भर रहे हैं हम, तो वो सत्यापन है एक तरह से, वो भी हम स्वयं करते हैं, तो उसमें भी हम वाचन नहीं करते हैं, उसमें भी केवल लेखन करते हैं, तो ये मौन वाचन हो गया। पूर्ति, जैसे रिक्तता की पूर्ति कर रहे हैं तो ये भी मौन वाचन का मूल्यांकन हो गया। ठीक है, तो ये भी मौन रूप से मूल्यांकन किया जाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति बच्चों को करनी होती है। तो उक्त तीनों सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर वी बोकिल महोदय कह विधि प्रतिपादित। संस्कृत से प्रश्न आ गया आपका कि बोकिल महोदय ने कौन सी विधि का प्रतिपादन किया है? प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, या फिर व्याख्या विधि। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर कौन सा होगा? ठीक है, यहाँ पे होगा पहला ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि। बोकिल महोदय ने प्रत्यक्ष विधि का प्रतिपादन किया, यानी कि व्याकरण शिक्षण की यह विधि है, व्याकरण शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि। इसमें क्या होता है कि कक्षा में पाठ के दौरान कोई कठिन शब्द आता है तो शिक्षक उसे शामपट बोर्ड पर लिखता है, उसका सही उच्चारण करवाता है, उसकी वर्तनी त्रुटि को बताता है और सही लिखना सिखाता है। तो ये व्याकरण शिक्षण करवा रहा है शिक्षक, लेकिन कैसे करवा रहा है? प्रत्यक्ष रूप से करवा रहा है, सीधे करवा रहा है, मतलब व्याकरण के नियम न बताते हुए। तो ये प्रत्यक्ष विधि होती है। अगला प्रश्न है, संस्कृत वर्णमालायाः उच्चारण स्थानानि वर्तते नव, एकादश, सप्त या पंच। यानी संस्कृत की वर्णमाला में उसमें उच्चारण स्थान कितने हैं? तो सही उत्तर आपका सप्त होगा। जैसे कि क वर्ग कंठ से उच्चारित होता है, ठीक है। च वर्ग तालु से उच्चारित होता है। उसके बाद ट वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है? मूर्धा से, यानी मसूड़ों से होता है। त वर्ग दंत से होता है। व वर्ग होठ से, ओष्ठ से उच्चारित होता है। तो ये उच्चारण स्थान होते हैं। पूछा गया कितने होते हैं टोटल। इसके अलावा दंतोष्ठ भी होता है, ठीक है, दंत तालु भी होता है, अनुनासिक होता है। तो ये सभी जो हैं करके सप्त हैं, यानी 7 उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के मामले में मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा जिसमें मुख्य रूप से किस मुख के किन किन हिस्सों से उच्चारित होता है वो बात मैं आपको बता दूंगा। त वर्गस्य उच्चारण स्थानानी, वही बात हो गई है, ओष्ठ, तालु, दंत या कंठ से। तो त वर्ग उच्चारण करके देखिए, आपकी जीभ जो है दंत से स्पर्श होगी तभी आप त का उच्चारण, त वर्ग उच्चारण कर सकते हैं। तो दंत आपका सही होगा। पूछा गया है विसर्गोश उच्चारण स्थान नमस्ति, यानी विसर्ग का उच्चारण कहाँ से करते हैं? अह, कह, ये उच्चारण ओष्ठो, मूर्धा, कंठ या तालु से कहाँ से करते हैं? तो कंठ से करते हैं। अह का उच्चारण है, तह का, तो ये सब उच्चारण कहाँ से कर रहे हैं? हम कंठ से कर रहे हैं। अगला प्रश्न है राम कृष्ण अस्मिन पदे समास विग्रह होगा, यानी 2 पद हैं ये। राम च कृष्ण च, रामस च कृष्ण च, रामेण च कृष्णेन च, या फिर राम च राम च।
राम राम आगे दोनों में, राम और कृष्ण दोनों ही ठीक है। तो आपका सही उत्तर ए वाला होगा, रामः च कृष्णः च। अगला प्रश्न है व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्मात् विधि। यानी कि व्यवहार को हम किस विधि से सीखते हैं? पाठ्य पुस्तक विधि से नहीं, व्याकरण अनुवाद विधि से नहीं, पाठशाला विधि से ये भी नहीं है। यानी कि पाठशाला विधि के अंतर्गत भी व्यवहार तो सीखा जाता है, लेकिन विधि कौन सी है? वह प्रत्यक्ष विधि है। हम डायरेक्ट व्यवहार सीखते हैं सीधे, मतलब परिवार से, ठीक है, मित्र से, परिवेश से, ठीक है, विभिन्न वातावरण के साथ समायोजन करके हम प्रत्यक्ष विधि से जो है व्यवहार सीखते हैं, व्यवहार कौशल सीखते हैं। डी वाला ऑप्शन आपका सबसे सही होगा, प्रत्यक्ष विधि। साथियों आज के 30 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। 30 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।